भाई बड़ा ही बोरिंग सा रास्ता था पूरे टाइम। अभी थोड़ा सा सामने देखोगे आप, अजीबोगरीब से पहाड़ से आ गए हैं। देखो ना, लेफ्ट से लेके वो राइट तक पहाड़ी पहाड़ चल रहे हैं सारे, बट है ग्रीन पहाड़ पूरे। देखने में काफी अच्छा सा लग रहा है सामने, बट सही में बोरिंग ही है भाई। एक्सप्रेस वे की ड्राइव मेरे को बड़ी बोरिंग लगती है। भले ही कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस कवर हो जाता है, बट कुछ होता ही नहीं भाई। मतलब या तो गाने सुनते रहो या पॉडकास्ट सुनते रहो। ना आसपास कुछ देखने लायक है, ना कुछ वीडियो बनाने लायक है। क्या दिखाऊं आपको, ही बताओ। ये है, इस तरह के ब्रिजेस बहुत आ रहे हैं जगह जगह पे। पहले गुफा बहुत आ रही थी क्योंकि पहाड़ी इलाका था। अब ये थोड़ा सा प्लेन्स में या वैली टाइप में आ गए हैं, तो यहाँ पे सारा का सारा ब्रिजेस और समुद्र। समुद्र तो नहीं, मतलब पानी है नीचे, वो क्या है वो नहीं मुझे पता। तो इस तरह का। और ट्रक बहुत है भाई इस वाले रास्ते में भी ना, मतलब काफी ट्रक दिखेंगे। और टेक्निकली ट्रकों को भाई लेफ्ट लेन में रहना चाहिए, क्योंकि दो लेन है, तो राइट वाली तो छोटी गाड़ियों के लिए या फिर फास्ट लेन आप कह सकते हो। बट ट्रक वाले भी भाई राइट लेन में ही चला रहे हैं कई कई तो यहाँ पे भी वही है सीन कि ट्रक वाले ज़्यादा फॉलो नहीं कर रहे अपनी लेन को। अब हो सकता है यहाँ पे ऐसा कोई रूल ही ना हो ट्रक वाला लेफ्ट लेन में, समझ रहे हो। और जो कम ही चांसेस लग रहे हैं मुझे, बट स्टिल जो है वो सामने है आपके। भाई यहाँ पे ना इस तरह के ट्रक बड़े सारे देखने को मिल रहे हैं। मतलब भाई ऐसा लग रहा है शीशे का ट्रक हो है ना, रिफ्लेक्शन पूरा साफ साफ दिख रहा है भाई साहब। ये शायद से स्टील का है, इस वजह से इतना तगड़ा रिफ्लेक्शन आ रहा है। क्रेजी भाई, लश्कारे मार रहा है दूर से। ये देखो भाई, एक और टनल जो है वो स्टार्ट हो रही है, और इसी के जस्ट बाहर ही लिखा होगा टनल का नाम, ये रहा। और ये है कितने मीटर की, 3960, यानी 4 किलोमीटर की टनल है लगभग। और 3 लेन है टनल, मतलब तीनों लेन हमारी है और दूसरे वालों के लिए अलग टनल बनी होगी। तो अच्छी है टनल्स तो ना, आराम से इसमें भी। मतलब स्पीड लिमिट तो आई गेस 80 की है इसमें, बट सब लोग वही 100 110 ही चला रहे हैं। मुझे पता नहीं चल रहा कि चलान वलान होते हैं या नहीं होते हैं, क्योंकि लोग जिस हिसाब से भगा रहे हैं भाई साहब, वो नॉर्मल तो नहीं लग रहा मुझे। तो भाई जो मेन एक्सप्रेस वे था वो खत्म हो चुका है और उसको मैंने छोड़ दिया है। अब मैं ये नॉर्मल एक हाईवे में आ चुका हूँ, सिटी हाईवे है जो। अब ये कहाँ पे कनेक्ट करेगा पता नहीं, क्योंकि अभी भी जो होटल है वो 55 किलोमीटर है ऑलमोस्ट। मतलब 1 घंटा ही दिखा रहा है गूगल मैप पे। तो एक्सप्रेस वे तो नहीं होने वाला, ये शहर शहर के अंदर अंदर से ले जाएगा शायद से रास्ता। अब लेट्स सी टोल कहाँ पे जो है वो ख़त्म होगा, क्योंकि पिछले 250-300 किलोमीटर से भी ज़्यादा से कोई टोल आया नहीं है। बस वो जो एक आपको मैंने शुरू में टोल दिखाया था ना जिसमें पैसे कटे थे, वो था। उसके बाद बस मैं चढ़ा ही हूँ, उतरा नहीं हूँ किसी भी टोल से। तो अब जिस टोल पे उतरूंगा वहाँ पे लिखा आएगा भाई कि कितना पैसा लगा है अपना। तो उस हिसाब से हम टोटल करेंगे कि आज कितने किलोमीटर चले हैं और कितना टोल भरा है हमने। मतलब भरा तो अभी नहीं है, भरूंगा तो बाद में, पर हाँ ये अंदाजा हो जाएगा कि कितने रुपए लग सकते हैं जापान के टोल में। यहाँ की जो रोड्स और हाईवेज है ना, उनकी प्रोनाउंसिएशन भी थोड़ी सी अलग है, इसलिए ज़्यादा मैं आपको नाम बता नहीं रहा हूँ। बट अभी तक जो मैं ये था ये भी छोड़ रहा हूँ और E89 पे चढ़ रहा हूँ। जो अभी बोर्ड देखा ना आपने, तो इधर की तरफ जाना है अपने को। 35 किलोमीटर का स्टेल अभी भी बचा हुआ है। और यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है हीराकाता कादोमा क्योटो सिटी। तो क्योटो और ओसाका जो है वो काफ़ी पास पास ही है, आप समझ लो ऑलमोस्ट। और क्योटो के लिए वो राइट वाला रास्ता कट गया और इधर ओसाका के लिए कट गया ये लेफ्ट वाला। बट अभी भी भाई वो टोल गेट आया नहीं है कोई भी, कि कहाँ से एग्जिट होके कहाँ कटेंगे। अगर तो नहीं आया और उतना ही कटे तो बहुत सही है भाई। 500 रुपये, मतलब 500 किलोमीटर ऑलमोस्ट, या 420 किलोमीटर जो वहाँ पे करा, उतने ही यानी लगे हमारे। बट मेरे को लग नहीं रहा उतने में होगा, कम से कम अभी आएगा। और वहाँ पे 2-3 हज़ार रुपये का तो टोल टैक्स होगा ही होगा मेरे हिसाब से, ज़्यादा का भी हो सकता है। 2-3 हज़ार येन का, रुपये नहीं कह रहा। तो कन्वर्ट करने के लिए वही 1.6 या 1.7 से डिवाइड कर लेना, इंडियन करेंसी आ जाएगी। लो भाई टोल टैक्स आ तो गया है, बट यहाँ पे अमाउंट नहीं लिखा है कि कितने कटे हैं। पता नहीं क्या पंगा था ये। या तो मुझे लग रहा है ये एंट्री का टोल है, वो टोल ऑलरेडी कट चुका है पहले ही, समझ नहीं आ रहा। देखते हैं अब आगे जाके ना। 19 किलोमीटर के बाद एग्जिट दिखा रहा है कि इस वाले हाईवे से एग्जिट होने के बाद टोल कटेगा कि नहीं। बट यार इससे पहले कोई आया तो नहीं टोल, मैं तो देखता आ रहा था अच्छे से। बस यही दिक्कत है भाई यहाँ पे। मतलब टोल भी इनके ऐसे आपको पता ही नहीं चलता कब आप पास हो जाते हो, क्योंकि एकदम से खुल जाते हैं झटके से ना। एंड स्वागत है आपका भाई लोग ओसाका सिटी में। ये एंट्री हो चुकी है अपनी। होटल अभी भी 5.5 किलोमीटर दिखा रहे हैं यहाँ से। हाँ तो मैं यही कह रहा था भाई, देखो अब यहाँ पे ना जापान में सब चीज़ें महंगी है। जैसे ट्रेन की टिकट भी देखोगे आप, बुलेट ट्रेन वगैरह की 8-8 10-10 हज़ार रुपये की है एक तरफ की, 500-600 किलोमीटर के लिए।
अब वही है, देखो अब इंफ्रास्ट्रक्चर इतना तगड़ा है, इतनी हाई स्पीड ट्रेन है, तो ऑब्वियसली महंगी भी पड़ेगी। अब वो यहाँ के लोगों के हिसाब से नॉर्मल है, बट हम एज अ इंडियन देखें तो भाई 10,000 रुपये की ट्रेन टिकट तो हजम ही नहीं होएगी बात किसी को, क्योंकि इंडिया में राजधानी वगैरह की भी जो बिल्कुल फर्स्ट एसी की टिकट है वो भी 4, 4,500, 5,000 की होती है मैक्सिमम, और वो भी 15-16 घंटे की ट्रेन राइड के लिए। बट यहाँ पे आप देखोगे भाई 8-10 हज़ार तो मिनिमम है, मतलब बुलेट ट्रेन की टिकटें, तो उस हिसाब से है तो महंगी नो डाउट। बट क्या करे भाई, जैसा मतलब आपको फैसिलिटी मिल रही है वो एक कॉस्ट पे ही आके मिलेगी आपको, और वो कॉस्ट इतनी महंगी पड़ती है। सेम यहाँ के हाईवे एक्सप्रेसवे काफ़ी तगड़े हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी तगड़ा है, तो उसी हिसाब से आप देखोगे तो टोल टैक्स भी बहुत महंगा है। अब जितना गुड़ डालोगे या जितनी शक्कर डालोगे भाई, चाय उतनी तो मीठी बनेगी, है ना, सही बात है ना। तो वही है, यहाँ के लोगों को आदत हुई पड़ी है इतना पे करने की, इसलिए उनको फैसिलिटीज़ भी अच्छी मिल रही है। अब अपने को तो भैया हजम नहीं हो रही इतनी महंगी चीज़, क्या बताऊँ भाई। काफ़ी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है इस एरिया में ना, हर जगह देखो इस तरह के ऑरेंज और जाली वाले बैरिकेड टाइप के लगा रखे हैं। शायद ये हाईवे चौड़े कर रहे हैं या फ्लाईओवर बना रहे होंगे, या हो सकता है कोई मेट्रो या ट्रेन की लाइन डल रही हो। बट कंस्ट्रक्शन वर्क काफ़ी हो रहा है इधर ओसाका में। और ओसाका ना वैसे तो थोड़ा कम पॉपुलेटेड है एज़ कम्पेयर टू टोक्यो, बट ये भी अच्छा खासा बड़ा शहर है भाई। ज़्यादातर इंडियंस आप देखोगे ना तो ओसाका सिटी के आसपास ही या ओसाका सिटी में ही रहते हैं, जो उनकी जॉब वगैरह होती है। टोक्यो में आपको काफ़ी कम इंडियंस देखने को मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू ओसाका। फिलहाल तो जाम लगा पड़ा है यहाँ पे। होटल बचा है अपना 2.8 किलोमीटर, 10 मिनट दिखा रहे हैं, मतलब ट्रैफिक है। अच्छा, वैसे अगर आपको राइट साइड जाना है ना तो भाई राइट लेन में ही रखना पड़ता है, ऐसा नहीं अचानक से बीच वाली लेन से राइट लेन में घुस जाओगे आगे, समझ रहे हो। तो थोड़ा सा इस चीज़ का ना यार ड्राइविंग में ध्यान रखना पड़ेगा। ये देखो, जैसे ये बीच वाली लेन है राइट जाने के लिए, अरे यार मैंने ही गलत ले लिया, हाँ। तो बीच वाली लेन और राइट वाली लेन है राइट जाने के लिए, और अगर सीधा जाना है तो उस लेन में रखना पड़ता। चलो ठीक है, कोई नहीं भाई, इस वाली से भी हम सीधा सीधा निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते, नहीं निकाल पाएंगे। जापान में ड्राइविंग करने के टाइम ना बस दो ही चीज़ों का मेन ध्यान रखना पड़ता है। एक तो ना स्टॉप का साइन जहाँ पे भी लिखा है रोड के साइड में, है रोड पे ऐसा कुछ बना हुआ है निशान, तो इसका मतलब है आपको वहाँ पर गाड़ी एक बार रोकनी है और फुल स्टॉप करके फिर उसके बाद आप लेफ्ट राइट देख के आगे निकल सकते हो। बट एक बार तो आपको गाड़ी रोकनी ही पड़ेगी। अब भले ही वहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल वाली लाइट हो ना हो, जेब्रा क्रॉसिंग हो ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। बट आपने जहां स्टॉप का साइन देखा और वो जो उस रोड पे ऐसा निशान देखा, इसका मतलब गाड़ी रोकनी ही रोकनी है, कुछ हो जाए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको भाई ध्यान रखनी है, जैसे अगर आपको किसी भी जगह से ऐसे राइट कट या लेफ्ट कट लेना है ना, तो अभी मैं दिखाता हूँ एक बार प्रैक्टिकली से दिखाऊंगा आगे जाके। तो देखो जैसे मुझे अब ना राइट कट लेना है यहाँ से, और मेरी ग्रीन लाइट है ऑब्वियसली, है ना, तो ग्रीन है तो मैं राइट ले सकता हूँ। बट यहाँ प्रॉब्लम क्या है ना, मेरी तो ग्रीन लाइट होएगी होएगी, सामने वालों की भी ग्रीन लाइट है, तो इस केस में ना मुझे प्रायोरिटी पहले सामने वालों को देनी है। अब देखो सामने से कोई गाड़ी नहीं आ रही, इसका मतलब मैं जो है यहाँ से राइट ले सकता हूँ। बट अगर सामने से कोई गाड़ी आ रही होती तो भाई पहले उनको जाने देना है मैंने, फिर मैं राइट मोड़ सकता हूँ, वरना तो अलाउड ही नहीं है ऐसे, समझ रहे हो। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है नए बंदे के लिए ना एकदम से, कि भैया मेरी भी ग्रीन है इनकी भी ग्रीन है, ये क्या, मैं राइट कैसे मोड़ूंगा, समझ गए ना। तो ये चीज़ 2-4 कंट्रीज़ में और थी कहीं ना कहीं, जहाँ तक मुझे याद है। बट अपने इंडिया में ऐसा नहीं है ना, हमारी जैसे अगर राइट की बत्ती ग्रीन है तो सामने वाले का तो रेडी होता है वो, फिर वो मतलब रुका रहेगा हम जब तक निकाल नहीं लेंगे। और यहाँ उल्टा है जी। और यहाँ पे ना हाईवे पे नेविगेशन यूज़ करना ज़्यादा इजी है एज़ कम्पेयर टू गलियाँ। मतलब गलियों में तो भाई ऐसे ऐसे साइन बोर्ड है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि कहीं पे भी मतलब घर में से बच्चा आ सकता है, समझ रहे हो। तो उनके गवर्नमेंट के हिसाब से देखे तो उन्होंने हर जगह जगह पे ऐसे साइन बोर्ड लगा रखे कि ब्रेक लगाओ, स्टॉप करो यहाँ, या बच्चों की वो लगा रखी है बोर्ड से कि रोड क्रॉसिंग कर सकते हैं। तो इसलिए गलियों में ही ज़्यादा रिस्क रहता है। हाईवे पे तो मतलब क्या ही रिस्क है इतना, एक दो अगर साइन आपसे मिस हो भी गए तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। और गलियों में नहीं होने चाहिए भैया, क्योंकि वही है यहाँ के सिटीजन्स की सेफ्टी की बात आ जाती है फिर उस केस में, कि रैश ड्राइविंग कर रहा था बंदा। अब मैं तो वैसे भी इन गलियों में भाई 20-30 से ऊपर चलाता ही नहीं, डर के मारे कि कोई नहीं भाई आराम आराम से चलाओ, लेट पहुँच जाएंगे थोड़ा, बट कोई भी साइन मिस ना हो और रूल ना टूटे, है ना। तो बस अभी अपना होटल आ गया है, 230 मीटर दिखा रहे हैं यहाँ से, यही है मेरे ख्याल। वो सामने जो बिल्डिंग दिख रही है ना आपको, यही वाली है, क्योंकि इनका ना पार्किंग भी है, और मैंने अभी देखा तो फ्री है शायद पार्किंग। अब ये अलग से पैसे ले ले तो अलग बात है भाई, बट ऑनलाइन तो दिखा रहा है फ्री है। देखो ये वाली बिल्डिंग है, होटल का नाम है टोयोको इन, टोक्यो नहीं टोयोको, TOYOKO, और आगे इन। अब ये जापानीज में टोयोको ही लिखा होगा जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि फोटो तो इसी बिल्डिंग की है ऑनलाइन।
बाकी लेट्स सी थोड़ा और आगे चल के देखते हैं। भाई यही है शायद, देखो पार्किंग है इनकी लेफ्ट में। अब ये एग्जिट है या एंट्री है ये नहीं समझ आ रहा, मेरे को लग रहा है गलत ले लिया मैंने। एग्जिट वाले गेट से भूल गया मैं, वापस लेता हूँ, एंट्री वाले पे चलते हैं। क्योंकि मशीन ना अंदर लगी हुई है तो इससे पता चल गया था कि ये एग्जिट का है। ये आ गया हूँ भाई वापस रोड पे। अब आई गेस राइट जाके जो है वो वहाँ पर होगा इनका शायद से, जहाँ तक मुझे लग रहा है। देखो जैसे ये गाड़ी जा रही है ना जहाँ, इस तरफ से है एंट्री। हाँ होटल का बोर्ड तो यहीं लग रहा है, टोयोको इन। सही लोकेशन है बिल्कुल ना, मतलब सिटी सेंटर टाइप का ही है, आसपास होगा सब कुछ यहाँ। तो ये रही भाई पार्किंग। साइकिल वालों को जाने देते हैं भाई पहले, क्योंकि इन्हीं को प्रायोरिटी देनी चाहिए, फिर हम चलेंगे। लो जी लो, ये रहे हम आ गए भाई। ये तो कह रहा है टिकट निकालने को पेड होगी मेरे ख्याल तो पार्किंग। फिर ये लो आ जा भाई, खुल गया फाटक। चलो पहले गाड़ी लगाता हूँ फिर देखते हैं क्या सीन है, क्योंकि टिकट निकली है तो मेरे को लग रहा है पेड ही होगी। 6:09 पे एंट्री ली है मैंने। अब इसमें प्राइस वाइज तो लिखा नहीं है, देखते हैं अंदर चेक इन करते हैं, होटल वाले ही बताएंगे क्या सीन है। एक बार जाके पता ही करे आता हूँ पहले, लगेज बाद में ले लूँगा। ये देखो भाई अच्छा खासा होटल है, काफ़ी सारे रूम दिख रहे हैं और ऊपर नाम भी लिखा है टोयोको इन, और पार्किंग भी अच्छी खासी है मेरे ख्याल से। अच्छा 100 के आसपास तो गाड़ियाँ लगी जाएगी, और मैंने सोचा लगेज तो निकाल ही लेता हूँ क्योंकि होटल तो बुक ही है ना अपने नाम, चेक इन ही करना है तो लगेज लेकर ही करूँगा। यहीं से भाई एंट्री है होटल की। एरी रिसेप्शन कहाँ पे है भाई, दिख ही नहीं रहा। तो भाई पार्किंग फ्री नहीं थी, पेड थी, और टोटल 1200 येन लगे, यानी 800 रुपये 2 दिन के। 2 दिन भी क्या, 1.5 दिन ही है। परसों मेरा चेकआउट है यहाँ से 10 बजे सुबह, तो 1.5 दिन के आसपास ही लगा लो आप। बाकी कार्ड वार्ड मिल चुका अपने को, लेट्स गो। अभी मैं तो रूम नंबर ही भूल गया क्या था, 809 है, मैं 806 खोल रहा था। बताओ होटल सही लग रहा है ना, लॉबी देख के तो अच्छा है, और प्राइस पॉइंट के हिसाब से तो मुझे सही लग रहा है उसी का। खुल गया सिम से, लेट्स गो। यहाँ लगाते हैं कार्ड। आ जाओ भाई मेरे दोनों बैग अंदर, आ जाओ जल्दी जल्दी। चेक इन प्रोसेस तो बड़ा सिंपल था, मशीन लगा रखी थी वही कंप्यूटर जैसी, सब कुछ उसी में डाला, पासपोर्ट स्कैन करा, पूछा उसने कि पार्किंग भी यूज़ करने वाले हो, तो मैंने यस करा। 1200 येन आ गया, उसमें लिखा, सिक्के विक्के डाले, हो गया। तो ये मैंने लिया 9300 रुपीज़ में 2 रातों के लिए। एंट्रेंस वो थी, यहाँ हैंगर है, टीवी है, इधर ऐसे ऐसे, बालकनी नहीं है, बस ये खिड़की है जो खुल जाती है। एक सिंगल बेड है, मतलब एक ही बंदा सो सकता है। इधर कंप्यूटर टेबल है पूरा, मतलब काम वाम करना हो। नीचे फ्रिज है और केटल वगैरह दे रखी है, ड्रायर है, एसी है। यहाँ तो गर्मी है भाई ओसाका में। ये रहा शीशा। बाथरूम और दिखा देता हूँ, मेन है कि प्राइवेट बाथरूम है, बस मेरे को बाथरूम से ही लेना देना होता है। वही भाई इलेक्ट्रिक वाली सीट है सारी की सारी, छोटा सा बाथ टब है जिसमें कोई कैसे लेटेगा पता नहीं, पर ठीक है। बाकी सब चीज़ें है ही बेसिक। तो मेन यही था मेरा कि यार मतलब बाथरूम प्राइवेट होना चाहिए, क्योंकि वहाँ माउंट फूजी में जहाँ मैं रुका था ना, रूम तो प्राइवेट था बट बाथरूम शेयर्ड वाला था, और वो भी रूम से हटके था दूर, तो रात में जाने में मतलब थोड़ी दिक्कत होती थी। अब यहाँ क्या, बेडरूम के अंदर ही वॉशरूम होता है, कभी भी वॉशरूम चले जाओ आ जाओ, समझ रहे हो। बाकी ब्रेकफास्ट फ्री है 2 दिनों के लिए। इसमें पूछ रहा है 1% 2%, टच नहीं है भाई, रिमोट से होगा शायद। तो 1% है, ओके करते हैं। पहली बार देखा किसी होटल में ऐसे टीवी में ही पूछ रहा है भाई, हो ही ना रहा। ओके, अब 3+ मोर कैसे हो गया, ये गलत हो गया, चलो छोड़ो। सुबह 6 बजे से 9 बजे तक है ब्रेकफास्ट। उठूंगा तो नहीं मैं, उम्मीद तो नहीं है, बाकी फिर भी आँख खुल गई तो चला जाऊंगा और देख लूंगा भाई फ्री में ब्रेकफास्ट क्या क्या मिल रहा है। नॉन वेज होगा आधे ज़्यादा, तो बस फ्रूट फ्रूट मिल जाए तो वो खा लूंगा। अभी फिलहाल भाई जल्दी से वॉशरूम जाके फ्रेश होता हूँ, उसके बाद खाना खाने जाना है। चक्कर आ रहे हैं अब तो, बस 6:30 बज गए हैं शाम के, और कुछ नहीं खाया हुआ पूरे दिन का। मतलब कल खाया था मैंने 6:30 बजे ही शाम को, और उसके बाद से 24 घंटे हो गए खाली पेट।